अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 डिस्कस किया था, CS फॉर 11 विजुअल प्रोग्रामिंग का। आज की वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर आप लोगों ने हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में डेलीगेट फंक्शन के बारे में पढ़ा, रेफरेंस डाटा के बारे में और थोड़ा सा इन्वोक लेटर के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग। हम लोगों ने, जैसे कि जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के लास्ट में कुछ एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे एक्सेप्शन कैन लीव योर प्रोग्राम इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट बट नॉट रिलीजिंग रिसोर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेप्शन आपके पास ऐसी स्टेट है, आपके पास ऐसी वर्किंग स्टेट है जिसके अंदर प्रोग्राम जो है वो रिलीज नहीं होता। अब उस प्रोग्राम को क्लीन अप करने के लिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं जिसे हम लोग फाइनली ब्लॉक कहते हैं। गुड कैंडिडेट्स फॉर यूजिंग फाइनली अ ब्लॉक। आपने यहाँ पे फाइनली ब्लॉक यूज़ करेंगे तो फिर आप सारे के सारे जो फंक्शन होगा, जो उसकी टाइप्स होंगी, देन उनको क्लीन अप कर सकेंगे, यानी कि आप उसका जो प्रोग्राम है, सोर्स है, उसको क्लीन अप कर सकेंगे। ये फाइल स्ट्रीम मस्ट बी क्लोज। अब आपके पास फाइल स्ट्रीम जो है वो मस्ट क्लोज होनी चाहिए। अब ये आपके पास सेम एज इट इज स्ट्रक्चर आ गया। क्लास फाइनली डेमो, क्लास ले ली फाइनली डेमो के नाम से। ये आपने मेन फंक्शन ले लिया, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स ले लिए, फाइल स्ट्रीम, आउट स्ट्रीम और इन स्ट्रीम, ये आप लोगों ने दोनों ले लिया। अब यहाँ पे आपने ट्राई कैच फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ट्राई कैच फंक्शन का बताती चलूँ कि ट्राई कैच फंक्शन वर्क करता है इफ एल्स स्ट्रक्चर की तरह। तो आप लोगों ने सबसे पहले ट्राई के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखनी है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर तो वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ट्रू हो जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज कैच के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। और जो फाइनली के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो हर दफ़ा एग्जीक्यूट होंगी। अगर आपके पास, अब दोबारा से मैं ये बात एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ट्राई के बाद में ये जो दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, 2 और 4 जितनी भी लिखी होती हैं, ये पहले एग्जीक्यूट होगी। अगर तो ये ट्रू हो जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर कैच के बाद जो फंक्शन लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और उसके अलावा अगर देखा जाए फाइनली ब्लॉक का, तो फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें हर दफ़ा एग्जीक्यूट होना ही होना है। हर दफ़ा ये लाइन ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। The alternate would be duplicate code after catch and in catch, but finally in need cleanup solution. अब यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करना है एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स ऐड डिक्लेरेटिव इंफॉर्मेशन टू योर प्रोग्राम। दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पस ड्यूरिंग रन टाइम। आपके पास इस्तेमाल किया जाता है इनको वेरियस पर्पसेस के लिए ड्यूरिंग रन टाइम, जब आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है उस टाइम पे। They can be used at design time by application development tool. इसको डिज़ाइन टाइम के अकॉर्डिंग भी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, पिलम्पोर attribute allows a program to communicate with Win32 libraries. Absolute attribute causes a compile time. अब यहाँ पे वार्निंग टू अपेयर दे दी गई है। Such things would be difficult to accomplish with normal code. Attributes add metadata to your प्रोग्राम। आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुश्किल होती हैं नॉर्मल कोड के साथ। एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिया जाता है मेटा डाटा के अंदर टू योर प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम्स के पास। व्हेन योर सी शार्प प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, जब आपका सी शार्प का प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, इट क्रिएट्स अ फाइल कॉल्ड एन असेंबली। आपके पास सी शार्प का प्रोग्राम जब क्रिएट हो जाता है, तो कंपाइल हो जाता है, तो वो आपके पास एक फ़ाइल क्रिएट कर देता है जिसको हम लोग असेंबली कहते हैं। ये आप लोगों के पास MCQs फॉर्म में भी आ सकते हैं। विच इज़ नॉर्मली एन एग्जीक्यूटेबल और DLL लाइब्रेरी। अब आपके पास यहाँ पे DLL लाइब्रेरी जो है वो डाटा लिंक लाइब्रेरी की एब्रीवेशन है, जिसको हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। Assemblies are self-describing because they have metadata. Assemblies आपके पास self-describing है क्योंकि इनके पास metadata available होता है। Why reflections are program? Attributes can be retrieved from its assembly data. metadata, आपके पास attributes जो है उनको retrieve किया जा सकता है assembly metadata से।
एट्रीब्यूट्स आर क्लासेस दैट कैन बी रिटन इन सी शार्प। एट्रीब्यूट्स आपके पास क्लासेस हैं जिनको सी शार्प के अंदर राइट किया जाता है एंड आर यूज टू डेकोरेट योर कोड विद डिक्लेरेटिव इंफॉर्मेशन। एट्रीब्यूट्स आपके पास क्लासेस हैं जिनको सी शार्प के अंदर लिखा जाता है और कोड को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है विद डिक्लेरेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। इट्स अ पावरफुल कंसेप्ट। अब यहाँ पे आपके पास एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया गया है कि एट्रीब्यूट्स आर जनरली अप्लाइड फिजिकली इन फ्रंट ऑफ टाइप एंड टाइप मेंबर डिक्लेरेशन। अब एट्रीब्यूट्स आपके पास अप्लाई किया जाता है फिजिकली इन फ्रंट ऑफ टाइप एंड टाइप मेंबर डिक्लेरेशन। दे आर डिक्लेयर्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ में डिक्लेयर किया जाता है। एट्रीब्यूट्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में डिक्लेयर किया जाता है। The attribute part of the attribute name is optional, अब absolute correct as well। अब ये भी आपके पास MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। एट्रीब्यूट पार्ट ऑफ द एट्रीब्यूट नेम इज ऑप्शनल, ऑब्सोल्यूट भी से ऑब्सोलेट भी से बोलते हैं। पैरामीटर लिस्ट आर पॉसिबल। अब यहाँ पे आपके पास एक इसी एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है। ये आप लोगों ने एग्जांपल जो है वो खुद देख लेंगे। जब आप लोगों का प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा तो देन आपके पास आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एट्रीब्यूट्स पैरामीटर्स कैन बी इधर पोजिशनल पैरामीटर और नेम पैरामीटर। आपके पास जो एट्रीब्यूट पैरामीटर है वो या तो पोजिशनल पैरामीटर हो सकते हैं या फिर नेम पैरामीटर हो सकते हैं। यूजली नेम पैरामीटर विद ऑप्शनल स्टफ बट पोजिशनल कैन बी ऑप्शनल एज वेल। आपके पास जो पैरामीटर्स हैं वो ऑप्शनल स्टफ के साथ हो सकते हैं लेकिन पोजिशनल कैन बी ऑप्शनल एज वेल, लेकिन जो पोजिशनल हैं वो ऑप्शनल ही होंगे। अब यहाँ पे आपके पास है बोथ पोजिशनल एंड नेम पैरामीटर्स। अब यहाँ पे इनकी बात की जाए तो DLL import user 32.dll entry point message box positional parameters come before name parameters। आपके पास जो पैरामीटर्स हैं वो आते हैं बिफोर नेम पैरामीटर के। देयर इज नो ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स और ऑन नेम पैरामीटर्स। यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स नहीं होती नेम पैरामीटर के ऊपर। नीचे उसी के अकॉर्डिंग आपके पास एग्जांपल है। अब आप लोगों ने इसी एग्जांपल को अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आप लोगों ने एक दफ़ा व्यू कर लेना, क्योंकि प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा आपके लिए कंपल्सरी नहीं है जितनी आपके लिए ये छोटी छोटी लाइंस की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर छोटी छोटी लाइंस के अंदर भी जो थ्योरी है उसको भी अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं तो आप लोग अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो है वो इनाम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास इनाम्स या इन्यूमरेशंस आर स्ट्रॉन्गली टाइप कॉन्स्टेंट्स। They are unique types that allow you to assign symbolic names to integral values. They are unique types, आपके पास ये unique types हैं जो कि allow की जाती हैं assign symbolic names to the integral values। इनको आप लोग इस्तेमाल कर लेते हैं symbolic names के लिए to integral values। Enum of one type may not be implicitly, आपके पास enum जो है one type may not be implicitly असाइन टू एन इनम ऑफ वन अनदर टाइप। आपके पास इनम एक टाइप है, अब उसको इम्प्लिसिटली असाइन नहीं किया जा सकता टू एन इनम ऑफ अनदर। अब देखिए कोई किसी एक टाइप का इनम को दूसरे टाइप के इनम के अंदर हम लोग असाइन नहीं कर सकते सेपरेटली। आर असाइनमेंट्स बिटवीन डिफरेंट इनम टाइप्स एंड इंटीग्रल टाइप्स रिक्वायर एन एक्सप्लिसिट कास्ट। आपके पास जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी इनम के दरमियान, वो आपके पास इनम टाइप्स हैं वो जितनी भी इंटीग्रल टाइप्स हैं उन्हें एक्सप्लिसिट यानी कि सेपरेट एक कास्ट की ज़रूरत होती है। इट अलाउज यू टू वर्क विद इंटीग्रल वैल्यूज़, इन्हें इंटीग्रल वैल्यूज़ के साथ काम करने की ज़रूरत होती है बाय यूजिंग अ मीनिंगफुल नेम, एक मीनिंगफुल नेम के साथ। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट आर द, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स ले ली गई हैं। सी शार्प टाइप है, इनम है, इनहेरिट द बेस क्लास लाइब्रेरी टाइप है। ये सारी की सारी इनम डिक्लेरेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो ले लिया गया। अब यहाँ पे डिक्लेयर द इनम, डिक्लेयर किया गया इनम को यानी कि इन्यूमरेशन को। उसके बाद हमारे पास डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन टाइप ऑफ एन इनम इज इंटीजर। आपके पास जो डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन टाइप है इनम की
कि वो क्या है, इंटीजर। इट कैन बी चेंज बाय स्पेसिफाइंग अ बेस। वैलिड बेस टाइप्स इंक्लूड बाइट्स, स्मॉल बाइट, शॉर्ट, अनशॉर्ट, यू शॉर्ट। उसके बाद आपके पास इंटीजर है, यू इंटीजर है, लॉन्ग है, यू लॉन्ग है। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट मेंबर इज 0। यू कैन असाइन एनी मेंबर एनी वैल्यू। इट इज़ अनअसाइंड, इट गेट्स +1 द वैल्यू ऑफ इट्स प्रोसीजर। अगर आप कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो +1 ऐड करता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जो इसमें डिस्कस करने वाला है, ओवरलोड ऑपरेटर्स हैं। आपके पास ओवरलोड ऑपरेटर्स मस्ट बी स्टैटिक। ओवरलोड ऑपरेटर्स जो हैं वो ज़रूरी है कि स्टैटिक्स हों। दे मस्ट बी डिक्लेयर इन द क्लास, इन्हें मस्ट बी डिक्लेयर इन क्लास फॉर विच द ऑपरेटर इज़ डिफाइंड। जहाँ पे ऑपरेटर डिफाइन किया होगा वहीं पे क्लास के अंदर ये डिक्लेयर किए जाएंगे। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट मैचिंग ऑपरेटर्स आर बोथ डिफाइंड। इसके लिए ज़रूरी है कि मैचिंग ऑपरेटर्स जो हैं वो दोनों डिफाइन किए जाएं। दैट द बिहेवियर इज़ कंसिस्टेंट, इस तरह से इसका बिहेवियर कंसिस्टेंट होगा। एक्सेस मॉडिफायर ऑन टाइप एंड असेंबलीज प्रोवाइड इनकैप्सुलेशन। आपके पास एक्सेस मॉडिफायर्स जो हैं वो एक टाइप के अंदर असेंबलीज प्रोवाइड करते हैं इनकैप्सुलेशन की। दे आर प्राइवेट, प्रोटेक्ट, इंटरनल, प्रोटेक्टेड इंटरनल या फिर पब्लिक। तो ये आपके पास कुछ जो आपके पास टाइप्स यहाँ पे डिस्कस की गई हैं वो है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इंटरनल, प्रोटेक्टेड इंटरनल एंड पब्लिक। ये आपके पास कुछ मेन टाइप्स हैं। नेक्स्ट वी सी हाउ जेनेरिक कलेक्शन आर यूज। अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोग जेनेरिक कलेक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अ वेरी यूजफुल लिस्ट कलेक्शन, इट्स बेटर देन अरे लिस्ट। ये आपके पास बेहतर है अरे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट से। डॉट नेट वर्जन, अब आपके पास डॉट नेट वर्जन का यहाँ पर जिक्र किया गया तो डॉट नेट हमेशा याद रखिएगा कि वो एक फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म है। अनदर यूजफुल कलेक्शन इज डायरेक्टली टी की टी वैल्यू। उसके बाद नॉन जेनेरिक हॉस्ट टेबल ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी राइट यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक टू इंक्लूड दिस कलेक्शन। आपने इन सारी कलेक्शंस को ऐड करने के लिए आप लोग सबसे पहले जो आप लोग सिस्टम ऐड करेंगे अब वो आपके पास ये कलेक्शंस डॉट जेनेरिक का फंक्शन आप ऐड करेंगे तो देन ये कलेक्शंस आपके पास खुद ब खुद ऐड हो जाएंगे। उसके बाद ये आपके पास उसी के अकॉर्डिंग एग्जांपल थी, एग्जांपल को आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। तो यही तक आप लोगों का लेक्चर नंबर 9 था। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।